बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक और आज का ख़ुसूसी प्रोग्राम, दो शख्सियात आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों बड़ी दबंग शख्सियात हैं, बाप और बेटा। आप इन्हें टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते हैं, पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से देखते हैं। हफीज़ुल्लाह खान न्याज़ी साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, एक दबंग किस्म के तज़ियाकार हैं। अपनी बात कहते हैं तो खुल कर कहते हैं। और उनके बरखुरदार एहसान न्याज़ी साहब एक ऐसे पॉलिटिकल वर्कर जो अपनी बात डंके की चोट पर कहते हैं। यानी एक चीज़ मुश्तरक है हफीज़ुल्लाह खान न्याज़ी साहब में भी और एहसान खान न्याज़ी में भी कि जो भी बात, जो भी राय, जो सोच है उसका इजहार खुल कर किया जाए। अगरचे किसी को इख्तलाफ हो सकता है, मेरे लिए तो बड़े काबिल एहतराम हैं मेरे बड़े भाई हफीज़ुल्लाह खान न्याज़ी साहब। न्याज़ी साहब, आज का शो ज़रा थोड़ा सा मुनफरिद किस्म का है, इसलिए मैंने भी दरख्वास्त की कि वो आपके साथ बैठ जाए। अगरचे बिठाना नहीं चाहिए था, लेकिन आपकी मोहब्बत की आपने इजाज़त दी। आपने आज़ादी इतनी दी कि इख्तलाफ राय भी हो सकता है, आज़ादी इजहार के आप कायल थे, या आपने सोचा कि नहीं मुझे कहीं ना कहीं एहसान को रोकना है, क्योंकि आपके नज़रियात थोड़े से डिफरेंट हैं, एहसान के नज़रियात डिफरेंट हैं। आज़ादी दी, ये जो औलाद जब जवान होती है ना तो डायनामिक्स कुछ चेंज हो जाते हैं। हमारे पुराने ज़माने की कहावत है, जब बेटे का पाँव आपके जूते के अंदर फिट हो जाए तो फिर आप उसके लिए एक फ़र्क किस्म का एक निज़ाम बनाते हैं। जब ये आदमी नया नया जो है आइडियाज़ को जो है अडॉप्ट कर रहा होता है तो उसके अंदर एक बड़ी एक उसके लिए शिद्दत होती है। वो अपने आप को वो इस तरह उसके अंदर एक लाइकिंग के साथ एक जो उसके अंदर जो शिद्दत आती है या उसके लिए एक ज़ील आती है, विगर आती है, तो उसमें अगर आप फ़र्ज़ किया मैं ये कहूँ कि मैं रोकूँ तो बहुत कम चांसेस हैं कि मेरे सामने तो शायद थोड़ी देर के लिए वो एक एडजस्ट कर जाए, लेकिन अमलन एक जो जहन पे चीज़ सवार होती है। लेकिन न्याज़ी साहब, जिस इलाके से आप बिलोंग करते हैं, मैं जिस इलाके का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ तो हमने कल्चर यही देखा कि बच्चा जितना मर्ज़ी खुद मुख्तार हो जाए, ज़रा दबका मार के रखना। मेरा ख्याल है कि ये जहाँ तक तो जनरल डिसिप्लिन का है, अदब आदाब का ताल्लुक है, जहाँ तक बहुत सारी डूज एंड डोंट्स का ताल्लुक है, उसमें तो दबका मार के भी रखा जा सकता है, रखा भी जा सकता है। लेकिन ये जो आप और उसमें भी बड़ी गुंजाइश होती है, क्योंकि हमने देखा है कि एक वक्त में जब जवानी आती है तो साथ उसके अंदर बगावत भी साथ साथ हमारे इलाके में तो ज़्यादा आती है, और ख़ुसूसन जब लड़के जो जवान हो रहे होते हैं। मुझे इसमें कोई इतराज़ भी नहीं है कि एक इंडिपेंडेंटली कोई आइडियोलॉजी को परस्यू करे। दो तीन चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि मैंने इसको हमेशा सोचा कि मैं इसकी हिफाजत करूँ और अल्लाह करे कि वो उन चीज़ों को अडॉप्ट कर ले। एक चीज़ ये है कि ये जो है रासुखुल अकीदा मुसलमान रहे। दूसरा मेरे से ये मुतालबा था या है और रहेगा कि आइडियलिज्म को ना छोड़े। हमारे पास जितने सियासतदान हैं इस वक्त ये ग्लैमर के लिए आए हैं। ये आपके पास मियां नवाज शरीफ साहब हो, इमरान खान साहब हो, हकीकत ये ग्लैमर के लिए आए हैं। मेरे अपने घर के अंदर मेरे अपने भाई पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ग्लैमर के लिए कर रहे हैं। मैंने देखा कि इनके अंदर आइडियलिज्म नहीं है। यानी आप ये इत्तेफाक करते हैं कि अपने भाई भी जो ग्लैमर के लिए, क्योंकि मुझे पता है ना। और तीसरी चीज़ मेरा ख्याल है कि मुझे इससे डिमांड है, रहेगी, और मैं इसके लिए इसको अगर कभी मुझे देखा कि इसको झूठ और सच के अंदर तमीज़, चाहे वालिद भी बोल रहा है झूठ और सच, तो उसको तमीज़ रखनी चाहिए। और फिर मैंने जिनको आइडियलाइज़ किया पॉलिटिक्स में, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को, जो स्टैंडर्ड जो है ये वो लोग थे। काश के इसके परतों में कुछ और भी लोग आते तो एक वो स्टैंडर्ड बड़ा एक बहुत लेकिन एक बड़ा सख्त मयार आपने मुकर्रर कर दिया। एहसान खान, आपने ये बेबाकी जुर्रत वाले साहब से सीखी या किसी और से आप इम्प्रेस हुए? नहीं, आई थिंक शायद फैमिली में ओवरऑल है जनरली। अब जाहिर है कोई चैनलाइज फ़र्क तरह करते हैं, कुछ कज़न्स भी ऐसे हैं वो अब फ़र्क तरह चैनलाइज करते हैं। मामू और अब्बा भी तो एक ही, दादा तो उनका एक ही है, तो वही मेरा परदादा हो गया।
तो आई थिंक वो हमारे शायद सारों के ब्लड में होगी ये चीज़। लेकिन इवन मुझे तो मेरी अम्मी भी ऐसी लगती है इस सेंस में कि दिलेर है। तो वो मतलब अगर आप इवन फीमेल्स देख लें जनरली फैमिली में पता चल जाता है कि सारे ही तकड़े हैं इस मामले में। जाहिर है पॉलिटिकली जाहिर है अब्बू का एक सामने काफ़ी अरसे से मैं इनके साथ हूँ। मतलब मुझे याद है जब 2002 में खान साहब की इलेक्शन कैंपेन हो रही तब भी मैं इनके साथ 1-2 ट्रिप्स, हालांकि मैं काफ़ी छोटा था, मियाँ वाली के लगाए। इलेक्शन डे इनके साथ, रिज़ल्ट डे इनके साथ गुजारा पूरा, जब खान साहब अपनी पहली सीट थी। तो वो एक कह लें कि था। और दूसरी बात ये फैमिली में हमारे ना ये नॉर्मल है कि अगर फ़लस्तीन इशू है, कश्मीर इशू है, अफ़गान वॉर हुई, ये सारों पे डिस्कशन सुनना, ये नहीं है कि ड्रामे दे लगते थे घर में, तब भी घर में ओपन डिस्कशन होती थी। हाँ, एक ओपन घर में माहौल था कि हमारे घर में इन चीज़ों की ये तब फिक्र करते थे, अब हम उसी अपनी तरह उसको समझते कि हमारे पे फ़र्ज़ है कि हम बोलें इन पे, और मकसद ही नहीं उस तरह। मैं तो अब उठाया गया हूँ, अब्बू तो पहले उठा लेने चाहिए थे उनको। तो मैं तो मामू आपके इमरान खान साहब साबिक़ वज़ीर आज़म, पॉपुलर लीडर पाकिस्तान के, वालिद साहब आपके एक बड़ी लंबी तारीख़, ये आप अपनी बात खुलकर जिस तरीके से कहते हैं, कभी आपने सोचा कि इतना डिफरेंस ओपिनियन है, मैं दरमियान में आ जाऊँ एक बच्चा बन के, जैसे हमने कई दफ़ा देखते हैं ना कि बच्चे फैमिली को जोड़ देते हैं, मामू और अब्बा को इकट्ठे बिठा दें, इख्तलाफात ख़त्म कर दें। जब आएगा टाइम हो जाएंगे, मेरा ख्याल है अभी बोथ आर नॉट प्रिपेयर्ड। अच्छा, जब ज़हनी तौर पे मुझे लगेगा कि हैं तो जाहिर है वो अभी, आई थिंक असल में ये आप थोड़ी सी लड़ाई डिफरेंट है, लोगों को पॉलिटिकल लगती, मुझे पॉलिटिकल नहीं लगती इसलिए। लेकिन नियाज़ी साहब तो इतने ज़िद्दी नहीं हैं, लगता है खान साहब शायद ज़िद्दी हैं। बस अब वक्त है कि हो जाएगा, आई थिंक कोई बड़ी बात भी नहीं। अगर देखिए पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं इस तरह, मतलब वालिद साहब का अगर एक रोल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट पॉइंट ऑफ व्यू था, वही चला आ रहा है ना। तो मेजर आइडियोलॉजी अभी है, ओवरलैप भी करिए ना हो ये इनका अपने आपस में 2 भाई लड़े में खुद भी आई थिंक देखें वो जब किसान गिरफ्तार हो गए, आप परेशान थे, सारे लोग, फैमिली बड़ी परेशान थी, आप जगह जगह साथ गए, आपको कभी ये रियलाइज़ हुआ कि हिसान पॉलिटिकल वर्कर ना होता, एक आम एक नौजवान होता, घर बैठा होता, आज आपको इतनी तगोदो ना करनी पड़ती? मेरा ख्याल है कि मेरे लिए जो है इसके गिरफ्तार होना जो है ना, वो कोई मुझे परेशानी ना देता, अच्छा। ना देगा। और अगर ये अपनी एक्टिविटी के अंदर, पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर 2-4 महीने 6 महीने जेल में रह ले तो कोई इशू नहीं है। मतलब ये सही है कि कौन सा कानून हरकत में आता है जो इसको 3 महीने 6 महीने रखे। हमारे यहाँ क्राइसिस कुछ और है। जब ये गिरफ्तार हुआ है तो मुझे हकीकत ही है कि इसकी गिरफ्तारी की वजह से ज़रा बराबर कोई, बल्कि मैं तो मेरे लिए कोई ऐसा कोई सरप्राइज़ या कोई मुझे ये नहीं था कि आई वाज टेकन अबैक या मैं कोई परेशान। आप पहले से तैयार थे? मुझे जो चीज़ से जिसके लिए मैं तैयार था, अगर ये गिरफ्तार हो गया तो, और मुझे उसका एक पूरा बैकग्राउंड पता था, और मैं सारे पाकिस्तान, इसी पाकिस्तान को तो मैंने 5 दहाइयाँ बरता है, तो मुझे पता था कि इसको पुलिस से ज़्यादा जो पुलिस प्लस है, तो वो कोई ऐसा हर तरह का अमकानी सूरत हाल मौजूद है। या हमने बहुत सारे लोगों को जो है पाकिस्तान छोड़ते देखा है कुछ तकलीफ़ों के बाद, कुछ लोगों को हमने गायब होते देखा है, कुछ लोगों को हमने शुमाली इलाका जात में देखा है। तो हर तरह की चीज़ की एवेंचुअलिटी या जो वो मौजूद है उसमें। तो मैंने कहा कि अगर इसको, इस बात को मैं रियलाइज़ करवा रहा था कि तुम जो है एक लड़ाई आप लोग लड़ सकते हो एक हद तक, उसके बाद आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हो। इमरान खान जो लड़ाई लड़ रहा है उसके पास बहुत स्पेस है, इसके पास स्पेस नहीं है। मैं और आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे पास स्पेस है। हमारे पास ये है कि हम मीडिया के अंदर हैं और हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस है किसी भी पॉलिटिकल। लेकिन आपने सोचा नहीं कि वज़ीर आज़म आपके बाद जो इमरान खान सर का जो लेवल है, या जो मियां नवाज शरीफ साहब का लेवल है, या फजल रहमान साहब का जो लेवल है, उनके पास स्पेस ज़्यादा है। उन पर हाथ डालने के लिए 4 दफ़ा जो रियासत जो है या जो डीप स्टेट है 4 दफ़ा पड़ता है।
इनको हसन को पकड़ के और वो अगर एक मैसेज इसके ज़रिए इमरान खान को कुछ देना चाहे तो इसके लिए वो नहीं था कि जो इसने काम किया वो डिज़र्व करता है। इसके लिए ये था कि कुछ उनको चाहिए था एक ऐसा जो एक शिकार के जिससे वो इफेक्टिव मैसेज पहुंचा सके। लेकिन आपने सोचा नहीं वज़ीर आज़म आपके दोस्त, अपोजिशन लीडर आपके दोस्त, पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी, फौजी अफसराना फोन उठाते कहते किसान को छोड़ो भाई। एक लम्हे के लिए मुझे पता था कि ये वज़ीर आज़म जो है ये बेबस हैं। अच्छा। मैं तो कोई एक लम्हे के लिए नहीं, मैं तो पहली कॉल ही की, मुझे 12:35 पे मेरी बेटी ने बताया कि इसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो पहले मुझे इज़हार है कि थोड़ा गुस्सा है, मैंने कहा इसे जो है इसकी खुद ही ये तो मना करता फिर रहा था, ये इसके लिए मेहनत करता फिर रहा था गिरफ्तार होने की। लेकिन मैं क्योंकि मेरे फ़ौरन पहुंचा, मैंने जिस बंदे को जहाँ कांटेक्ट करना था मैंने वही कांटेक्ट किया। इस्लामाबाद में मैंने 2-3 दोस्त, उसका फ़ायदा हुआ, उनको ट्रिगर बहुत फ़ायदा हुआ। मेरा ख्याल है कि उन्होंने ख्याल रखा। मुश्किल था। मैं अपने लिए ना मांगता, मुझे अगर मेरे साथ बीतती ना मांगता, मैं ये कहता था कि ये कि इसके कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाए, कोई ऐसा काम करें जिसकी वजह से पूरी ज़िंदगी जो है ना एक उस ट्रॉमा से ना निकल सके। लेकिन ज़्यादातर आपके दिमाग में भी ये बात थी कोई पॉलिटिकल वर्कर आए ना आए, अब्बा मौजूद हैं, पीठ के पीछे खड़े हैं, किसी मुश्किल में नहीं जाने देंगे। नहीं, जाहिर है इस सेंस में तो बिल्कुल है कि ये तो बंदे को डिनाई करना भी नहीं चाहिए और होने वाले का भी यही रोल है, होना भी चाहिए और था मतलब। लेकिन मैं ज़हनी तौर पे इनको भी मैसेज कन्वे हो गया था कि वी आर कमिंग फॉर हिम। तो मुझे भी आइडिया था, बल्कि मैं 1-2-3 रातें 5 रातें जगह भी चेंज कर रहा था। मैं अदालत के बाहर एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था मैं अरेस्ट हूँ। तो जो आप कह रहे हैं अरेस्ट, वही अगेन अरेस्ट शायद इशू नहीं था। इशू वही जिस तरह वालिद साहब तो उनको पुलिस प्लस कह रहे हैं, तो रियासत का रोल इशू था मेरे लिए। तो ठीक है, गुजर गया टाइम, अच्छा गुजरा। मुश्किल था? नहीं, ठीक था। मुश्किल अब तो नहीं लगता, अगर देखो दोबारा रिपीट हो तो मैं कहूँगी शायद ना हो। लेकिन उस पॉइंट पे ज़ाहिर है आपको पता ही नहीं आपकी रात को क्या होना है, सुबह क्या होना है, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट। फियर ऑफ द अननोन, अननोन था ना, एवरी नाइट वाज पता ही नहीं। अब मुझे जिस दिन कोयटा लेके गए वालिद साहब लाहौर ड्राइव बाय रोड निकलने लगे थे, तो मतलब पता ही नहीं होता था क्या होना है। तो क्योंकि कानून तो हरकत में नहीं था ना, वो तो स्टेट हरकत में आ गया था। वो वालिद साहब का बेसिकली ये गिला है ना कि तुम थोड़ा सा उतना ना बोलो जितना मैं बोलता हूँ। तो ये तो ज़्यादा बोलते हैं मेरे ख्याल में। हाँ, मतलब वही कह रहा हूँ ना, वो कह रहा है टीवी पे बैन कर दिए जाते हैं, कहा जाता है इनको टीवी पे नहीं आना चाहिए। इनकी किस्मत है, ये इनको उठाए नहीं, मुझे उठा। चलिए एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हफीजुल्लाह खान न्याजी साहब और उनके बेटे हसन खान न्याजी। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। आज का खुसूसी प्रोग्राम जनाब हफीजुल्लाह खान न्याजी साहब और हसन न्याजी साहब के साथ। न्याजी साहब, कभी आपने सोचा हो कि बस अब मुझे ही सरेंडर कर लेना चाहिए? इमरान खान साहब के खिलाफ बड़ी तनकीद होगी। मेरा ख्याल है इसके लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं सोचूं। मैंने अपनी लाइफ को बड़ा वेल प्लान किया हुआ है। मैंने ज़िंदगी के अंदर ज़िंदगी में कोई काम गैर संजीदा नहीं किया। मेरे जितने आज दोस्त हैं ये मेरे 50-60 साल से दोस्त हैं, यानी कि या मैं कॉलेज में हूँगा या मैं यूनिवर्सिटी में हूँगा। आप कभी जाके किसी उनसे पूछ लें, यहाँ पे लियाकत बलोच साहब हैं, मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं, एहसान वकास साहब हैं, बेशुमार लोग हैं जिनको कि ये सारे, और इनके साथ मेरे इतना वक्त गुजरा हुआ है कि ये मेरे जवानी की एक एक चीज़ को, मेरे हर अच्छे पहलू को बुरे पहलू को, मैंने ज़िंदगी में कोई काम गैर संजीदा नहीं किया। मेरा एक पर्पज़ है, मैं जो इमरान खान साहब के साथ जो मेरी जो लड़ाई जो बोनो कंटे इस वक्त, ये जब मैं उनके साथ था, मैं को अपने तौर पे तो मैंने अपनी ज़िंदगी से वादा लिया था। जैसे मैं जमीयत का दौर मेरा ख़त्म हुआ, मैं इतना फटीक था, 5-6 साल मैंने इतने खुल के लगाया कि भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ कैंपेन, वो तो बहुत सख्त वक्त था। तो जब किया तो मैं बड़ा फटीक था, तो मैंने वादा लिया था, मैंने कसम ली थी
कि मैं ज़िंदगी में पॉलिटिक्स में नहीं होऊंगा, उसके लिए 2-3 चीज़ें थी। मैं अभी बता रहा हूँ कि जी ये बहुत ख्वार होगा सियासत में। हसन को हसन बहुत ख्वार होगा, इसी वजह वजूहत कई हैं। ये पाकिस्तान सियासत नहीं, मैं ये बात नहीं की। अब मेरे ये तो मैं ओवरऑल कमेंट दे रहा हूँ कि जो मेरा एक तजिया है या जो मेरी एक वो है, ये बिल्कुल, और आई कुड बी रॉन्ग, क्योंकि जो सियासत की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो सियासत की रिक्वायरमेंट्स हैं और जो उसके लिए रिसोर्सेज हैं, वो उसके पास नहीं है। आखिरी बार इमरान खान साहब से रब्ता कब हुआ? मेरा ख्याल है आखिरी बार इमरान खान साहब से मेरी बड़ी लंबी मीटिंग हुई थी और उन्हीं की ख्वाहिश पे हुई थी, और मुजीबर शामी साहब को उन्होंने कांटेक्ट किया था कि मेरे से कराएं। उनका ख्याल था कि शायद मुझे वो जो है मेरे साथ डिटेल में बात की। 4-4.5 घंटे हमारी मीटिंग रही। उसमें जो मेरा 18-19 मार्च 2013 था, लेकिन उससे पहले 7-8-9 महीने से मैं इमरान खान को बड़े एक दोस्ताना अंदाज में कहा था कि मैं आपके लिए अब काउंटर प्रोडक्टिव हूँ, क्योंकि 2011 के बाद जो सियासत वो करना चाहते थे, मेरा ख्याल था कि ये नहीं था कि मैं कोई नफा नुकसान, मेरा ख्याल था कि पॉलिटिकली वो वायबल नहीं थी। एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाना गलती थी? नहीं, मैं उसमें अभी नहीं पढ़ना चाहता हूँ। वो उसके अंदर वो जो उनको वो समझते थे कि वो सियासत जो है मतलब उसके लिए उनके लिए कोई गाइड नहीं था। सियासत आज भी उनका सबसे वीक एरिया है। उनके कुछ स्ट्रेंथ्स हैं इमरान खान साहब की मेहनत थी और कुछ उनकी वीकनेस है। आप समझते हैं अभी भी वो सियासत में आज तक ये जो है ना, मैं अब क्या आपने तो मुझे कहा था कि मैं पॉलिटिकल इंटरव्यू नहीं लूंगा, इसलिए मैं, मगर ना मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है कि हसन के साथ बैठ के मैं इसको कंपेरिज करूँ। देखिए, लेकिन एक जनरल कमेंट है, 1996 में 25 अप्रैल को ये तहरीक इंसाफ मेरे ख्याल में 27 साल की हो जाएगी। इमरान खान साहब ने एक पॉलिटिकल डिसीजन हो जो उनके कभी उसने उनको फ़ायदा दिया हो, और हर पॉलिटिकल डिसीजन ने उनके पॉलिटिकल डिसीजन उनको नुकसान दिया। लेकिन इक़्तिदार से निकल के मैं एजुकेशन की सियासत उनको पॉपुलर नहीं कर। एक हम और बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल डिसीजन जो है, मसलन इसी में देख लें, पॉपुलैरिटी जो है उनको बहुत है माशाल्लाह, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। उनका असम्बली से रिज़ाइन देने वाला डिसीजन मेरे नज़दीक इमरान खान को लेके बैठ सकता था, नहीं बैठा, खुशकिस्मत। 25 मई का लॉन्ग मार्च एक पॉलिटिकल डिसीजन, मैं भी इसी अभी चंद के ये इनको लेके बैठ सकता था इमरान खान खुद। आप 26 मई को उनकी तकरीर देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, वो ही वॉज ब्रोकन, ही वॉज शैटर्ड, कि वो लॉन्ग मार्च जिसके लिए उन्होंने 10 बार जो 1.5 महीना जलसे किए, माहौल बनाया, उसने नहीं दिया। फिर उसके बाद वो 26 नवंबर के लिए वहाँ से निकले और एक लॉन्ग मार्च किया, फिर हल्फ लिए लोगों से कोरोना से, वो एक काउंटर प्रोडक्टिव निकला। इसका डिसीजन था, उसको फ़ायदा आना चाहिए था ना, मतलब 26 को भी उन्होंने कहा ना हम 6 दिन बाद आएंगे कि हमें इलेक्शन मिल जाएंगे। वो सिर्फ वहाँ पे उनको उसने फोर्स किया कि एक और गलत डिसीजन लें कि दोनों असम्बली डिज़ोल्व कर लें। ये मेरे साथ, मुझे इनको पता है कि 10 अप्रैल को मैं तरावी पढ़ रहा था, इससे मुझे फ़ोन आया कि क्या करना चाहिए मामू को। मैंने को कहा कि असद उमर को कहेंगे जाके वोटिंग कराए और जाके इमरान खान साहब के वहाँ एक तकरीर करें। मेरा ये ख्याल था कि इमरान खान साहब की वो तकरीर जो है ना 200 साल तक नहीं जिंदा रहनी थी। आखिर अली मोहम्मद की तकरीर भी को भी तो एडमायर किया ना तहरीक इंसाफ के रैंक्स में। फिर मैंने कहा वहाँ पे 2 सीट से अपोजिशन और इमरान खान अपोजिशन असेंबली में बैठा होता, हुकूमत चलना। ये तो देखो बात यह कि 2 बातें ज़हन में रखें, मत भूलें कि नवंबर दिसंबर 2021 तक तहरीक इंसाफ के लोग नवाज शरीफ के बाहर खड़े थे टिकट लेने के लिए। यही था ना मसला। नवाज शरीफ का जो नैरेटिव इमरान खान साहब को मुंतकिल हुआ एंटी एस्टेब्लिशमेंट, और इमरान खान साहब का जो नैरेटिव था कि एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा बनना नवाज शरीफ को या उसकी पार्टी को मुंतकिल हुआ, तो ये हाल हुआ जो इमरान खान साहब को उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो गठजोड़ के अंदर जो उनकी साख खराब हुई थी, उन्होंने उसके खिलाफ खड़े होकर साख बना ली। कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस फार्मूला नहीं है, कोई इसके अंदर कोई मसला फिसोगरस इन्वॉल्व नहीं है। तो चुनाचे इमरान खान की जो स्टैंड है ना, वो ये मीडिया और वो है लड़ना।
बड़े दिलेर आदमी है, बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ता है। मैं तो हमेशा मेरे तो सियासी फैसले दुरुस्त, लेकिन ये उसका वीक एरिया। मैं आता हूँ आपकी तरफ वापस। एहसान, फिर भी बात हम कर रहे हैं सियासी फैसले गलत करना या दुरुस्त करना, कभी आपको ये एहसास हुआ कि जो न्याई साहब ने बात की कि ये मुश्किल रास्ता है, पैसा चाहिए सियासत के लिए, और ये कहते हैं ये बहुत ख़ार होगा, यानी ये बड़ा एक अहम स्टेटमेंट है हफीजुल्लाह साहब की, जिन्होंने सारी उम्र सियासत को करीब से देखा, इस मुश्किल रास्ते में जाना, इससे अवॉइड करना चाहिए? नहीं, मैं तो उस तरह कोई सियासत थी तो आपने 1 साल एक्टिव देखा, तो फिर उससे पहले 3.5 साल सुकून में भी देखा, तो शायद गवर्नमेंट बन जाए तो मैं आप दोबारा नॉर्मल रूटीन में अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो मैंने करनी भी है। अच्छा, मामू की हुकूमत आ गई, आप फिर आराम से साइड पे? ये भी हो सकता है। देखें, मकसद सियासत नहीं, एक कॉज है, उसके साथ है, उसमें पार्टिसिपेशन अभी ज़्यादा लग रही है। असल में इनका एक इशू है, घबरा जल्दी जाते हैं मेरे मामले पे। वो अभी अरेस्ट हुआ तो पैनिक करके फ़ौरन ही घबराना तो चाहिए। मैं कहा थोड़ा इजी लें, तो होता रहता है, आज मेरे साथ हो गया, लोगों के साथ भी तो होता है। तो इनको है कि शायद ना वो हो जाएगा, ये मुझे थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं इस मामले में। आई ऑलवेज हैव अ प्लान बी। लेकिन देखें, वो जो तस्वीर है आपकी, कोर्ट में बैठे हुए हैं, आपके वाले सब साथ बैठे हैं, कोई और पॉलिटिकल बड़ा लीडर नहीं है, वो सारी उम्र के लिए एक साया और सहारा नहीं है? नहीं, वो मैं क्यों चाहूँगा कोई पॉलिटिकल लीडर मेरे साथ इस तरह आके बैठे भी। मैं और किसी पॉलिटिकल, अगर आप कह रहे हैं कि कोई मैंने MP आके, मैं तो उसे कभी अपनी बैकबोन भी ना बनने दूँ। तो वो रोल, वो चीज़ देखें, वो एक खून का रिश्ता है, उसको आप इनसे कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। और इसी वजह से डिस्पाइट ऑल डिफरेंसेस, जो पब्लिक ने उस तस्वीर पे रिस्पांस दिया, उसमें ये था कि भाई ये कोई, मतलब कई चीज़ होती है, अब आप पार्टी लाइंस हो जाती है, अब आप पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल व्यूज से भी ऊपर की बातें। तो इस तरह अगर किसी को भी उठा लें, मतलब मेरी नज़र में। लेकिन ये क्रेडिट आप PTI के अलावा अपने बाप को नहीं देते कि आपके मुखालफिन, जो आपके खिलाफ लिखने वाले, सब आपके लिए खड़े हो गए, उन्होंने आवाज़ उठाई। शायद PTI के लिए उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। एहसान खान न्याजी, जिनके वालिद, मैं वैसे थोड़ा इंटरजेक्ट करूँ, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सारे बड़े रहनुमाओं ने मुझे कॉल्स किया, सारे बड़े पाकिस्तान के बड़े जो लोग थे, जिन्होंने बड़े स्टैंड लिए थे, कॉल नहीं कि बल्कि हर तरह की मदद के लिए मुझे कहा जी, और मुझे टेक्स्ट किए। इवन इस गवर्नमेंट के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, जो सियासी जो पार्ट है, उन्होंने मुझे टेक्स्ट किए, और हर चीज़ जो है, तो ये इसमें तो अक्रॉस द बोर्ड गया है मेरा, ये बिल्कुल सही है। ये जो प्लान B आपने रखा होता है, थोड़ा सा वो भी आज शेयर कर लें हमसे। प्लान B क्या है? प्लान B यही है कि देखिए, आपने अपने आप को ज़ाहिर है कुएं में भी नहीं गिराना, आपने अगर कोई दीवार के साथ टकरे भी नहीं मारनी। लेकिन है अगेन, वो एवरीथिंग इज़ गुड अगर आप में आइडियलिज्म हो ना, अब थोड़ी विजडम के साथ चलो। आई थिंक अल्लाह मियाँ किसी आपको, जब तक अल्लाह ज़ाहिर है चाहेगा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह आपको प्रोटेक्ट रखता है। लेकिन ये जो पूरा 11-12 दिन है, मुझे लगता है कि दफ़ा कि अल्लाह मियाँ ने ना, मैं जिस दिन छोटा, उस दिन हमें लग रहा था, हम तैयारी कर रहे थे सारे नौशहरा की, खुद जा रहे थे, तैयारी कर रहे थे इस्लामाबाद निकल के अगले दिन सुना। तो मैं कहता हूँ कई दफ़ा अल्लाह का देयर इज़ अ प्लान, और अखबार हो भी सकता हूँ, ये नहीं, रिस्क है, जाहिर है इन कामों में रिस्क तो है, लेकिन अभी तक आई थिंक मैंने अपने आप को वेल प्रोटेक्टेड। कभी ऐसा मौका आ जाए आपको फैसला करना पड़े, हफीजुल्लाह खान न्याई साहब की बात माननी है या इमरान खान साहब की, एक आपके पास रास्ता हो, कौन से रास्ते का इंतखाब करेंगे? पॉलिटिकल होगा तो खान साहब भी मान लेंगे, और घरेलू होगा या कोई और, राइट रॉन्ग सच झूठ, तो मैं शायद इनकी मान लूँगा। जाहिर है वो तो अब डिसीजन डिप्लोमेटिक किस्म का जवाब है। नहीं, बड़ा एक, बल्कि बड़ा नॉन डिप्लोमेटिक है। मैं आपको ये भी कह सकता था कि छोड़ेंगे सवाल, मैंने आपको बड़ा ब्लंट जवाब दिया। मेरे में बड़ी जिस तरह इनमें क्लैरिटी थी, इनके अब्बू जमीयत के नहीं थे, तो ये जमीयत के थे, तो इनमें भी क्लैरिटी थी। तो ये जाहिर है जब जमीयत की बात आती होगी तब भी, और वो मुस्लिम लीगी होंगे, तो वो ये भी डिफ्रेंशिएट क्लियरली कर लेते होंगे अपनी लाइन। उस जो ये सारी चीज़ वालदा और वालिद की तरबियत है, ये कोई हवा से नहीं आ गई कि जी रैंडम। ये अगर मुझे पता है मैंने वोट किसको जाके देना है, ये कैसे देना है, या फ़र्ज़ करें किस प्रोटेस्ट पे जाना है,
मतलब मुझे याद है, मैं एक दफ़ा, इन्होंने नहीं कहा, मैं जंग अखबार में पढ़ा, मैं 14 साल का था, इनको शायद पता भी ना, मैंने रिक्शा लिया, मैं वो अखबार में इश्तिहार था कि आज फ़लस्तीन के लिए रैली है। मौलाना, वो मुझे याद है, मुझे ये भी नहीं पता था किसकी थी, वो बाद में पता चला ये फजल रहमान जमीयतुल उलमा इस्लाम की थी। मैंने पार्टी लाइन देखी, मुझे ये था कॉज क्या है, मैं पहुँच गया और मैं होके आ गया। मुझे तब पता भी नहीं फजल रहमान, वो बाद में 2-4 साल बाद रियलाइज़ हुआ कि मैं किसकी रैली अटेंड करके। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, कई चीज़ों पे आपको पता होना चाहिए। इट इज़ नॉट अबाउट खान साहब और वालिद साहब, इट इज़ अबाउट राइट रॉन्ग। तो इसमें ये चूज़ तो अगेन तब करूँगा ना कौन किधर खड़ा है। चलिए एक और ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं। बड़ी अहम बात जो हमने इस पर अभी हमने शुरू की, राइट रॉन्ग का चूज़ करना, और फिर साथ ही साथ हमारे यहाँ जो एक वज़ादारी, एक रख रखाव, एक दूसरे की बात मानना, मिलना जुलना, उस पर लोग कहते हैं कि कमी आती जा रही है। इस पर मैं पूछूंगा हफीजुल्लाह खान न्याई साहब से भी कि आखिर इसका हल क्या है, हमें इतनी दूरियां क्यों हमारे अंदर पैदा हो चुकी हैं। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हफीजुल्लाह खान न्याई साहब, आपने बड़ा अरसा लिखा, बोलते हैं आप टेलीविज़न के ऊपर। आज हम जहाँ जाते हैं, किसी होटल पे, रेस्टोरेंट पे, किसी महफिल में सियासी बहस होती है, झगड़ा होता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बातें हो रही हैं। शायद माजी में इख्तलाफात थे सियासतदानों के, इस कदर नहीं थे। सोसाइटी बिल्कुल डिवाइड हो गई है, इससे कभी वापस आएगी? मेरा ख्याल है कि हम जहाँ पे पहुँचे हुए हैं ना, तो ये वो जो एक होता है ना, जब आप एक बीज बोते हैं और फिर एक गंदम का बीज बोते हैं, फिर उसकी आप जारी करते हैं, फिर वो पौधा बनता है, फिर फल देता है। तो ये वो हार्वेस्टिंग के लिए गंदम ही तैयार होती है, चने आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मेरे नज़दीक ये जो तबाही है ना, ये ना तो शहबाज शरीफ साहब की वजह से आई है और ना इमरान खान साहब की, इनकी वजह से। इनका रोल ये है कि ये पूरे भरपूर अंदाज में उनका मोहरा बने एस्टेब्लिशमेंट का, खुल के। कोई इन्होंने किसी बगैर हिचकिचाहट के इन्होंने और एक दूसरे के खिलाफ मोहरा बने हैं। नवाज शरीफ साहब को मैं कई दफ़ा पर कह चुका हूँ अपनी गुफ्तगू में कई दफ़ा कि मार्च 2019 में कोट लखपत जेल में मियाँ साहब को मैं एक मुलाकात में वहाँ मिलने गया। मैंने कहा मियाँ साहब जहाँ बैठे हैं ना, 2 साल बाद इमरान खान इसी जगह होगा। मेरी आपसे एक गुजारिश है, आपको इमरान खान पे गुस्सा मुझसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो जब ये वक्त इमरान खान पे आए ना, तो ऐसा मत कीजिए। तो आपने वो काम नहीं करना जो इमरान खान साहब आपके खिलाफ कर रहा है, उनका मोहरा बन के। इनको पता चलना चाहिए कि अब सियासतदान इस्तेमाल में नहीं है। दूसरी बात जो मैं करता हूँ, कहना चाहता हूँ, मेरा ख्याल है कि मुझे मेरे अंदर से, क्योंकि अब ये चीज़ है, अब तो रिज़ल्ट आउट हो रहा है पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान मुझे संभाल के दिखा दे। ये जो बाकी ये चीज़ें हो रही है, ये इसी तरीके से किसी से नहीं ये नहीं संभल सकता। कैसे इलेक्शन हो जाए तब भी क्यों संभलेगा? इलेक्शन क्या चीज़ है? इलेक्शन, ये इलेक्शन को, इस माहौल में इलेक्शन होगा? यहाँ आप इस वक्त एक फ्यूड हो चुकी है। आप पाकिस्तान को वहाँ पहुँचा चुके हैं। ये मशी पाकिस्तान, शेख मुजीबुर रहमान का मशी पाकिस्तान बन चुका है, अल्ताफ़ हुसैन का कराची हैदराबाद बन चुका है, पूरा पाकिस्तान। ये टॉपिक लंबा है, लेकिन मैं आपको एक बात से बता रहा हूँ कि मुझे तकलीफ़ से कहना पड़ता है कि मेरा ख्याल था कि ये जनरल बाजवा साहब का जो दौर है, ये कोई इत्तफाकी तौर पे ख़राब नहीं हुआ। आई थिंक कि जनरल बाजवा साहब वाज हियर विद एन एजेंडा। उन्हें 6 साल गलतियां आप उनके 6 साल, जी मैं उनके, क्योंकि सारा कंट्रोल सियासतदानों की कोई गलती नहीं, सियासतदान यही गलती है कि इस्तेमाल हुए, मोहरे बनते रहे, हमेशा मोहरे बनते। लेकिन देखे ना, अब उसके अंदर फिर क्या बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आ जाते हैं, बहुत सी लोगों की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बहुत सारे लोग अब कहने को, नाज़मुद्दीन को जब डिसमिस किया, मोहम्मद अली बोगरा के साथ जो कैबिनेट बनी वही थी जो ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब की थी। इसकी तो लंबी हिस्ट्री है। इसमें अब मैं इसको, भुट्टो साहब को आपने निकाला तो सारे उसके जो बंदे थे वो सारे जनरल हक साहब थे। क्या जत्तोई और क्या सादिक हुसैन कुरैशी और क्या रियासानी और क्या हफीज़ पीरज़ादा और क्या कौसर न्याज़ी और क्या मुमताज़ भुट्टो। नवाज शरीफ साहब की पूरी पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के पास आ गई है। खुद बेचारे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक पूरी इतना बड़ा रोल अदा करने के बाद ऐसा अंदर से पूरी पार्टी ले ली है बाजवा ने कि किसी के तस्वर में था कि पार्टी इस तरह बाजवा साहब के इस्तेमाल में आ जाएगी। और इस तरह आएगी कि 5-6 महीने शहबाज शरीफ साहब जो हैं
वो एक चपड़ासी भी बाजवा साहब की इजाज़त के बगैर, अब क्या कहा है परसों तारड़ ने कि जी बाजवा साहब ने कहा कि 2 जजेस इनको दे दो। यानी कि आप के बीमार हुए जिसके सबब उसी तार के लौंडे से दवा लेते हो। यही इमरान खान साहब सितंबर में क्या कह रहे थे, बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दें। यही शहबाज शरीफ साहब बाजवा साहब के एक्सटेंशन के लिए कितने एरिए रगड़ रहे थे। ये तो शुक्र है कि इमरान ने एक एंडोर्स कर दिया कि नवाज शरीफ ने बाजवा को एक्सटेंशन ना दे के अच्छा काम किया। एहसान, आप ये नहीं सोचते ये सारी चीज़ें कि हम लड़ाइयाँ लड़ के एक दूसरे से दूर जाके, आपके यंगस्टर ख़ास तौर पे मैं देखता हूँ इतनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, इतना गुस्से का इजहार करते हैं, हालांकि पाकिस्तानी सारी एक कौम है, कुछ भाई हैं, कज़न्स हैं, ये दूरियाँ हमें बहुत दूर ले जाएंगी। इलेक्शन पे तो फिर लड़ाइयाँ होंगी। इलेक्शन पे हो ना हो, इलेक्शन तो होना चाहिए, लेकिन ये मैं तो समझता हूँ, मैंने खुद अपने आप को काफ़ी मेंट किया इस मामले में। शायद सोशल मीडिया का दौर ज़्यादा हमें नज़र आता है, होता शायद पहले भी हो, लेकिन अब सोशल मीडिया इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म कि ईज़िली घर बैठ के भी जो डरपोक होता है वो भी गालियाँ दे सकते हैं उस पर बैठ के। तो शायद इसलिए आपको लग रहा है कि लोग बड़ी पोलराइज्ड है। वो तो खैर जुडिशरी है, सारेदारी पोलराइज्ड माहौल आ गया, तो वो तो आपके सामने है। मतलब वो कोई यंगस्टर्स आपके साथ बड़े होते हैं, कभी आप इसको डिस्कस करते हैं कि हमें इतना गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए? आप जो मैंने ट्वीट की थी इनके साथ पिक्चर का, वो उसका एक पर्पस ये था कि लोगों को पता होना चाहिए 2 पॉइंट ऑफ व्यू हर जगह होते हैं, नॉर्मल है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सेपरेट होना कोई गुनाह नहीं है। मतलब ये खूबसूरती है सोसाइटी की, अगर यही काम सियासतदान अगर मिल बैठ के कर लें, ना अदालतों में जाना पड़े, ना फौज की तरफ देखना पड़े। ये तो क्या कहते हैं, अब आपका ईद का गैर सियासी प्रोग्राम में मैं आपसे एग्री करूंगा। जाहिर है आपकी बात ठीक है, नजर आ रहा है। मेरा ख्याल है कि जाहिर है जब आप मतलब सारों को पता है कि नहीं बैठ। अच्छा, आप समझते हैं लेट हो गया। मुझे तो तभी पता चल गया था कि दिसंबर जनवरी में मैंने मुस्लिम यूनियन की क़यादत के हर बंदे को हिलाया। ये आपके प्रोग्राम में ये सारे अगर कुछ सुना होगा हर एक को पता है। हर एक को कहा कि मैंने किसी इक़्तिदार को चिमटे से ना उठाओ, इमरान खान साहब को और फौज को सेटल करने दो। और मैंने कहा वो क्या समझते थे पाकिस्तान बचाने, मैंने कहा बचा के देख। मैंने एग्जैक्टली ये बात बताई, ये सागदार साहब से मेरी बात थी। मैंने कहा आप समझते इस पाकिस्तान को आप बचा पाएंगे? ये किसी से नहीं बचता। लेकिन ये सब आपको नहीं लगता कि हमारे सियासतदानों की अक्सरियत, चंद लोग चले हम छोड़ देते हैं, कोई अवामी खिदमत, कोई इनकलाबी एजेंडा? सर मुझे एक बात का जवाब आप दे दें, 1953 से लेके एक वज़ीर आज़म बताएं जिसको एस्टेब्लिशमेंट ने ना बनाया हो और जिसको एस्टेब्लिशमेंट ना उतारा हो, एक बता देना। आपके सामने कितने 20, 22, 23 तो वज़ीर आज़म है ना। खादिम नाज़मुद्दीन को उतारने के बाद मोहम्मद अली बोगरा को लेकर झंडे उठाते तो एक वज़ीर आज़म जैसे नौजवान जमहूरियत की बेस स्पोर्ट तो होती है ना। हमारे जिनके पास हर एक के पास एक बेस स्पोर्ट रही है, और जिनको पॉपुलैरिटी मिली है, चाहे ज़ुल्फ़िकार भुट्टो हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, उनको पॉपुलैरिटी मिलनी भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव पे है। इसका बहुत बड़ी पॉलिटिकल स्पेस है पाकिस्तान के अंदर। ये नारा मकबूल है आपका वैसे एंटी एस्टेब्लिशमेंट नारा? नहीं, आप ग्राउंड रियलिटीज देख लें। भुट्टो साहब ने इलेक्शन स्वीप किया हुआ है, नवाज शरीफ साहब के बाद आप देख लें कि जो क्या राय है, वो मेरी राय भी उससे मिलती जुलती है। पीटीआई एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। एंटी एस्टेब्लिशमेंट के 2 मीनिंग है। एक वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है जो कई हमारे यूरोप से बैठे पाकिस्तानी गालियाँ निकालते, वो हम यहाँ ही हैं। हमारे लिए एंटी एस्टेब्लिशमेंट दुरुस्त अमल है। बार एंटी मैं क्लियर कर दूं बात पे, तो वो मैं ये क्लियर करूं कि पंजाब की एक सेटल्ड, जिसको कहना चाहिए कि आप इसके ऊपर, मेरे तो खैर इसमें बहुत अपनी तहकीक और मुशाहिदा और एक सेटल इसके ऊपर मेरा एक जो है नपीतुल राय है कि सियासत की जो मुदाखलत है एंटी एस्टेब्लिशमेंट की, जो एस्टेब्लिशमेंट की सियासत के अंदर मुदाखलत है, इसकी बड़ी रिजेंटमेंट है। आप हकीकत है कि इनको तो किसी को, अब ये देख रहे हैं ना, नवाज शरीफ साहब को जिस बंदे ने वोट दिया था 2018 में, जिस बंदे ने सपोर्ट किया था, वो उनकी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इतनी थी ज़बान थी जो आज तरीके इंसाफ की आप देख रहे हैं। चूँकि हर चीज़ पाबंदी थी और वहाँ पे थोड़ा सा। आखिरी जुमला, एहसान खान नियाज़ी एज ए यंगस्टर, उम्मीद की किरण दिखाई देती है या मायूसी होती है?
नहीं है तो डिसअपॉइंटमेंट तो है, ज़ाहिर है उसको ऑब्वियसली पब्लिक में इस तरह नहीं कभी एक्सप्रेस किया। मैं तो बल्कि ये 11-12 दिन के बाद बड़ा वो कहते हैं कि डिसअपॉइंटेड था कि किस किस्म का मुल्क है हमारा, कि कैसे कर देता है। अब आज वो एक बंदा लड़का अबडक्ट कर ले, सिर्फ इंस्टाग्राम चलाता था पीटीआई का, अब जाहिर है वो कोई अपनी तरह से तो चीज़ नहीं देखता होगा। बाउंड्रीज तो होनी चाहिए कि हमें इस आप सब छोड़, एक 28 साल का लड़का पीटीआई के पेज पे कोई अपनी ज़बान तो नहीं, अपना बयान तो नहीं, वो फवाद चौधरी की पोस्टें शेयर कर रहा है, वो हसान की कर रहा है, वो खान साहब, वो इसका ये रोल है। आप उसको अबडक्ट तो नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि जो पहले भी लोग, मैं उस दिन भी कह रहा था, ये मतीउल्लाह और ये इस तरह जो लोग पास में अबडक्ट हुए, अब मुझे समझ आ गया उनका एंगर और वो एंटी इस्टेब्लिशमेंटनेस कहाँ से आती है। वो आपकी जब रियासत, और मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा क्रॉस हो गया या मुझे लग रहा है, लेकिन अगेन वही कि हालात आप देखें ना, विद इन 1 ईयर मेरे तो अपने 2 छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स हैं, विद इन 1 ईयर मतलब मैंने ब्रेक इवन डबल हो गया। मतलब क्या हर चीज़ जीरो पे लगता है, जा रही है जैसे, और बड़ा स्पीड से जा रही है। एक बड़ा रेस्टोरेंट बनाते बनाते रोक लिया कि अब नहीं बनाना, अब है कि बेच देते हैं दोनों कि अच्छी कीमत है। मतलब आपको मैं अपना डायरेक्टली इफेक्ट जहाँ हो रहा हूँ वहाँ बता रहा हूँ। अब 1-2 लाख रुपए जो बहुत बड़ी एक लॉयर के लिए फीस लग रही थी 2 साल पहले, वो आपको कुछ भी नहीं लग रहा। उस सेंस में हम देखें तो एक मायूसी आई हुई, और शायद एक 1 स्मॉल होप इनको तो बिल्कुल नहीं आ रही, मुझे वो इलेक्शन में आ रही है, बट वो ये एक अगर छोटी मोटी किरण नज़र आ रही उधर आ रही है, अदरवाइज। हफीजुल्लाह खान न्याजी साहब, आपको लगता है कोई उम्मीद की किरण? मैं तो, क्योंकि वो कहते हैं ना आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। मैं ये फिक्रा कोई दर्जनों दफ़ा दोहरा चुका हूँ कि ऐसे मोड़ पे आए हैं, और ये इससे ज़्यादा आप देखें क्या फ्रस्ट्रेशन हो कि आपके मसाइल का ना आइन में हल है और मावराए आइन तो है तबाही बर्बादी। जो नए सोशल कंट्रैक्ट की बात होती है उस पर जाना पड़ेगा। क्या करेंगे, एक ही हल है, एक ही हल है कि इमरान खान, नवाज शरीफ, फजल रहमान साहब, जरदारी, बिलावल, ये अपने आप को अपनी ज़ात को मिनहा कर दें। अच्छा। और कह दें 2 साल के लिए आप हमारी ज़ात को मिनहा करें, ये पाकिस्तान में हम इकट्ठे बैठते हैं और मिलके इधर उसमें मुल्क चल जाएगा, उस मुल्क बच भी जाएगा। खान साहब ये बात मानेंगे? उन्होंने असल नाम माइनस कर दिया ये दोबारा इनका उठने को इरादा है? नहीं, मेरा नहीं, मैं ये कहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, इस वक्त एक वक्त आता है कि एस्टेब्लिशमेंट भी तो अपनी एस्टेब्लिशमेंट नहीं, मैं उस लिहाज से मैं तो हमेशा उनको बड़ा एडमायर किया, उनकी तो इतनी अचीवमेंट हमारे लिए। मैं तो उनका हमेशा जो पोलिटिकल रोल है, हाँ, कि जिससे वो आप रियलाइज करते होंगे, लेकिन उनको आप देखें ना, उनकी मजबूरी देखें, इतनी स्पेस भी नहीं है कि वो अपनी गलतियों को मान सकें। सियासतदान फिर मान लेगा अपनी गलती है, फिर एक मौके पे कहेगा कि हमने गलतियाँ की हैं। उस दिन आज़म नदी तारड़ कह रहा था कि हमने ये गलती की है। हर सियासतदान, ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया था कि जो औलाद के वक्त में सपोर्ट करके हमने गलतियाँ की हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि अगर हमने मशी पाकिस्तान की गलती आज तक नहीं मानी, वो उनका ख्याल है कि उस मानने से शायद उनकी पूरे डिसिप्लिन पे असर ना पड़े, कई और उनके तरजीहात होंगी। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, जनाब हसान न्याजी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे कि आज के प्रोग्राम में आपने बाप बेटा, एक पॉलिटिशियन हैं, एक तज़ियाकार हैं, एक लिखते हैं, लेकिन दोनों का काम यही है कि वो सोसाइटी की खिदमत करने के लिए अपनी अपनी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आगाज़ में कहा था, दोनों में एक कदर मुश्तरक है, वो ये है कि हफीजुल्लाह खान न्याजी साहब अपनी बात खुल कर कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं। हसान न्याजी आपको सड़कों पर अपनी बात कहते हुए नज़र आते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।